सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष मार्क्सवाद के खंडन में मार्क्सिज्म डिस्ट्रॉयड नाम का जो एपिसोड चल रहा है, 10 भाग इसके बन गए हैं। आज हम 11वें भाग में आ रहे हैं और यह जो अध्याय है यह वेज लेबर एंड कैपिटल है, अर्थात मजदूरी यानी और श्रम और पूंजी, इस 3 का जो है अध्याय है। तो इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं इनका एक वर्क ही है वेज लेबर एंड कैपिटल का के। इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं बट द वर्कर whose sole source of livelihood is the sale of his labor power cannot leave the whole class of purchasers, i.e. the capitalist class, without renouncing his existence. He belongs not to this or that capitalist, but to the capitalist class, and moreover, it is his business to dispose of himself, that is, to find a purchaser within this capitalist class. अर्थात जो श्रमिक हैं उनका जो जीवन यापन है वह इस पर निर्भर करता है पूर्ण रूप से कि वे अपनी मजदूरी को बेच सकें, श्रम शक्ति को बेच सकें। ये उनके पर निर्भर करता है कि वे अपने श्रम शक्ति को बेच सकें। उनका पूरा जीवन यापन इस पर निर्भर करता है। इसके बाद कहते हैं कि वह अपने जो खरीदार का जो वर्ग है उसको छोड़ नहीं सकता, पूरे का पूरे वर्ग को वह छोड़ नहीं सकता। उसे इस पूंजीपति को बिना उनको छोड़ नहीं सकता पूर्ण रूप से, बिना अपने अस्तित्व को खत्म किए हुए, बिना अपने अस्तित्व को खत्म किए हुए वह इनको छोड़ नहीं सकता। और वह इस पूंजीपति या उस पूंजीपति वर्ग से कोई बहुत मतलब नहीं है, वह इस पूंजीपति और उस पूंजीपति ग्रुप का नहीं रहता, बल्कि यह इसकी पूरी जिम्मेवारी है। वह पूरा जो वर्ग है पूंजीपति का उस पर निर्भर करता है। इस पूंजीपति और उस पूंजीपति से को मतलब नहीं रहता है और पूरा उसके पर निर्भर करता है। ये उसका बिजनेस है, ये उसकी ड्यूटी है कि वह अपने को बेचे, अपने लिए वह एक पूंजीपति खोजे उस क्लास के भीतर। यह ये कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग इसके एक एक चीज़ के विषय में थोड़ा देखते हैं। यहाँ जो है मार्क्स ने 2 स्टैंडर्ड अपना लिया है, एक पूंजी का और एक पूंजी को उत्पन्न करने वाले श्रम का। और एक यहाँ पर उसने एक चीज़ और कर लिया है कि श्रमिक को अलग कर दिया है और पूंजीपति को बिल्कुल अलग कर दिया है। उसको श्रम से नहीं जोड़ा है, उसको पूंजी से जोड़ दिया है। तो यहाँ लॉजिक में डबल फॉल्ट हुआ है। जब आप
किसी को व्याख्यायित करते हैं तो दो अलग अलग मापदंड नहीं रख सकते, अन्यथा आप लॉजिक के तौर पर अन्याय कर देते हैं। पूंजीपति जो हैं वे भी श्रम करते हैं और अपने श्रम के कारण ही वे भी मानसिक श्रम करते हैं और शारीरिक श्रम दोनों ही करते हैं। और मानसिक श्रम करते हैं उनका अलग है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं इन सब, और लेबर का मैनेजमेंट करना और मैन्युफैक्चरिंग का मैनेजमेंट करना, हर तरह का, और डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट करना, सब तरह का मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं। तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तो उनको भी आप श्रमिक ही कहें, वो और हायर ग्रेड के श्रमिक कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स ने उनको श्रमिक रूप से संबोधित नहीं किया, सिर्फ एक अलगाव बतलाने के लिए, दिखलाने के लिए। तो यहाँ पर यह एक उन्होंने वो गलती किया है। मार्क्स खुद ही कहते हैं, अब पूंजी के विषय मार्क्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पूंजी जो है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लेबर है, यानी उनका एकत्रीकरण है, श्रम का एकत्रीकरण है। तो जब श्रम का एकत्रीकरण है लेबर, तो श्रम, तो जिनको आप पूंजीपति कह रहे हैं वे भी तो श्रमिक हुए, वे भी तो श्रम कर रहे हैं। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि मतलब कि ये इनका सोल जो है, लाइवलीहुड का सोर्स जो है श्रमिकों का, वो है कि अपना श्रम की शक्ति बेचें। इनके पास पूंजी नहीं है, ठीक है। जिनको आप पूंजीपति कहते हैं उनके पास भी श्रम के सिवाय क्या है, पूंजी है, लेकिन वह पूंजी भी एक तरह से श्रम का ही उत्पादन है। अगर आप पूंजी को देखें तो वो क्या है, वह भी तो श्रम ही है। तो उनके पास दो तरह के श्रम हैं, एक जो क्रिस्टलाइज हो चुका है वह श्रम, जो कि ठोस धारण कर दिया पदार्थ के रूप में वह, और एक श्रम शक्ति के रूप में, ये दो है। लेकिन ये दो प्रकार के उनके पास श्रम हो जाने से वे बढ़त हासिल कर लिए हैं। तो इसमें उनका कोई कसूर तो है नहीं भाई। जो मेहनत करेगा, जो अपनी बचत भी करेगा, जो अनावश्यक खर्च नहीं करेगा इधर उधर, और उसको वो बढ़ाने में, एक्सपेंशन में लगाएगा, तो आप वह उसके खिलाफ में आप कैसे खड़े हो सकते हैं? उसके योगदान को आप कैसे इनकार कर सकते हैं? भाई वह जो है पूंजी इकट्ठा किया, फिर पूंजी कहाँ ले जा रहा है? फिर तो वो समाज में ही कहीं डाल रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है जहाँ फिर आपको मजदूरों को काम मिल रहा है। अगर वह भी नहीं पैदा करता तो इतनी आबादी कैसे जी पाती, कैसे खा पाते, कैसे चल पाते, कैसे विकास होता? आज जो गाड़ियों में चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, ये कैसे हो पाता? संभव कहाँ से होता? हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, कहाँ से हो पाता? बड़े बड़े शिप बने, बड़े बड़े ट्रेन बने, ट्रक बने, बड़ी बड़ी कारें बन गई हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग सब बन रहे हैं, हॉस्पिटल, इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ से होता? तो यह जो है कह रहे हैं कि वो अपने अस्तित्व को बिना अस्तित्व को छोड़े इनको नहीं छोड़ सकते। अरे भाई, जब जंगलों में मनुष्य रहता था पहले, तो वहाँ पर कैसे रह जाता था? अगर आज भी कोई पूंजी मजदूर जो है छोड़ दे, चला जाए जंगल में रहे, तो क्या नहीं रह सकता? रह सकता है। जब कई जानवर रह लेते हैं तो वे भी रह जाएंगे। तो अस्तित्व की बात नहीं है कि अस्तित्व नहीं रह सकता। हाँ, अब ये है कि वो और बड़े स्तर पर जब करना चाहे तो काम में तो फिर पूंजी की तो ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कैसे काम करेगा? और अगर आप जंगल में सभी मजदूरों को छोड़ दें तो आज फिर जो है वही बन जाएगा, क्योंकि सबके खर्चे अलग होंगे, कमाने का तरीका अलग होगा, कमाने की शक्ति अलग होगी, बुद्धि अलग लगाएंगे, तो क्लास तो बन जाएगा, वर्ग तो बनना है, क्योंकि यह प्राकृतिक है।
पूंजी भी प्राकृतिक है। जब मनुष्य जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, उस समय भी पूंजी थी। क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है वो इकट्ठा कर लेता ज़्यादा, वो अपना बल बढ़ा लिया, तो वो आपके बल भी तो पूंजी हो गई एक तरह की। सारे मजदूर भी एक कैटेगरी के थोड़ी होते हैं। कोई मजदूर 10 रुपया कमाता है, कोई 100 रुपया कमाता है। किसी के पास एक बोरा उठाने की ताकत नहीं है, झोला उठाता है। कोई जो है कई कई बोरा उठा लेता है, तो कई कई बोरा फेंक करके ज़्यादा पैसा कमा लेता है। तो सारे मजदूर एक कैटेगरी के थोड़ी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास अलग अलग स्ट्रेंथ है। जो पूंजी है उसकी शक्ति को आप फिर पूंजी से ही आंकिए, क्योंकि उसने भोजन लिया है, भोजन भी पूंजी ही है। तो जब हम जन्म लेते हैं, गर्भ में पलते हैं, तो हमारी बॉडी किससे बनती है? संसाधनों से ही तो बनती है। तो संसाधन जो है वह पूंजी है। तो वो यही संसाधन से तो शरीर की शक्ति बनी, और उसी से फिर हम संसाधन बनाते हैं। यही चक्र चलता रहता है। शक्ति से संसाधन, संसाधन से शक्ति, और संसाधन भी एक शक्ति ही है। थोड़ा सा ठोस आकार लिया हुआ है, बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद कहते हैं कि वह जो है एक पूंजीपति को पकड़े या दूसरे पूंजीपति पकड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूंजीपति के ग्रुप में ही तो उसको रहना है। तो वह तो ठीक बात है कि पूंजीपति ग्रुप में ही रहना है, लेकिन इतना ही नहीं है। हर जो है जो मजदूर है वो पूंजीपतियों के यहाँ नहीं काम करता है। कितने मजदूर हैं जो किसानों के यहाँ काम कर रहे हैं, कितने हैं किसी दुकान में काम कर रहे हैं। कोई जो है एक मजदूर जो है दूसरे मजदूर श्रमिक को बुला रहा है, कोई जो है मड़ई छवाता है उसको बुला रहा है, कोई गाय बेच रहा है उसको कर रहा है, कोई बकरी। इनका पाला जो है आपस में ही मजदूरों से पड़ता है। अधिकतर मजदूर तो ऐसे ही जीते हैं। मजदूर जो है मजदूरों के यहाँ ही काम कर करके, उसने उसका काम कर दिया, उसने उसका काम कर दिया, बदले में पैसे हो गए, वो तो इसी तरह जी रहे हैं। पूंजीपति ने कितने लोगों को नौकरी दी है? क्या सारे लोग उनकी फैक्ट्रियों में ही काम करते हैं? अधिकतर लोग तो जो हैं वे तो ऐसे ही किसानों के यहाँ काम कर करके जी रहे हैं, या आपस में एक दूसरे के यहाँ मजदूरी करके जी रहे हैं। कोई नाई है तो बाल काट दे रहा है, वो भी मजदूरी है। उसने एक मजदूर का बाल काट दिया तो उसको पैसे मिल गए। अब वह नाई जो है और उसने जो है एक जूता सीने वाले का जूता सिला लिया, उससे भी हो गया। तो जितने अगल बगल में हैं, जो कोई ठठेरा है, कोई कुछ है, कोई कुम्हार है, तो ये सब आपस में एक दूसरे का काम करके ही तो जीविका चला रहे हैं। इसमें पूंजीपति नहीं भी आएंगे तो ये जीविका चला लेंगे। पूंजीपति का क्या मतलब है? ये हर सारे लोग जाके फैक्ट्री में थोड़ी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मार्क्स ने फिर वो फॉल्ट किया हुआ है, और फिर कह रहे हैं कि यह मजदूरों की अपनी एक ड्यूटी है, उसकी खुदगर्जी है कि वह अपने को जा कर के बेचे, अपने मतलब अपने परिश्रम को जाके बेचे। डिस्पोज ऑफ हिमसेल्फ, उसकी ड्यूटी है कि वह जा कर के खोजे कि किस पूंजीपति के यहाँ मुझे काम करना है। तो ऐसी बात भी नहीं है, पूंजीपति भी खोजते हैं मजदूरों को, वे भी विज्ञापन निकालते हैं। उनके यहाँ भी जो है रिक्रूटमेंट यूनिट होती है, तो वे भी खोजते हैं कि कहीं से हमें मजदूर मिले, सस्ता मजदूर मिले, बढ़िया मजदूर मिले, बढ़िया वर्कर मिले, बढ़िया स्टाफ मिले, वे भी खोजते हैं। तो यह एक तरफा बयान है कि सिर्फ यही लोग उसको खोजते हैं। भाई उनको भी ज़रूरत है आपकी, आपको भी ज़रूरत है उनकी, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इसके कारण ही उत्पादन हो रहा है। अब जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे ऑटोमेटिक मशीनें आती गई और कंप्यूटर और रोबोट से सब आते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे मजदूरों की संख्या घटती जा रही है, और उसका जो स्थान है वो रोबोट लेते जा रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा जब सिर्फ हाई इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, बहुत बुद्धिजीवी तबका जो है, जो बहुत टेक्नोक्रेट्स जो होंगे और बहुत जो टेक्निकल इंजीनियर, वे ही सब जो है काम करेंगे पूंजीपतियों का। बाकी लोगों को तो अपना दूसरा काम देखना पड़ेगा। तो क्या वे नहीं जिएंगे? जिएंगे, तब भी जिएंगे भाई। उसके बहुत सारे अन्य काम हैं, उसको करते रहेंगे। उसी में जो है टूट फूट वाला काम है,
किसी को कुछ छोटा मोटा ठेका मिलेगा, किसी को कुछ छोटा मोटा ठेका मिलेगा, उस तरह से वो जिएंगे। तो उस तरीके से भी वो जी सकते हैं। और आगे और चल करके ऐसा भी हो सकता है कि खाली जो है रोबोट से काम करे तो पूंजीपति भी आज़ाद और मजदूर भी आज़ाद, तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो वह स्थिति भी आ सकती है। काम जो है कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। हम लोग की टेक्नोलॉजी कमज़ोर है, इसीलिए हम लोग को काम करना पड़ता है। मजबूरन अगर हम लोग पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए कि मशीनें सब हम लोग का काम कर दें, तो हम लोग को काम की कौन ज़रूरत है। हम लोग दूसरा चीज़ करेंगे, कमाने के लिए काम नहीं करेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है, खर्च के लिए काम करेंगे। तो अब इसमें से कोई कह सकता है कि भाई काम आएंगे नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे। तो कमाने का तो मजदूर वो कमाएंगे ना, मशीन कमाएंगे। हमारा स्थान मशीन ले लेंगी, हमें से खरीद करके जॉब में लगा देना है। वो अपना काम करेंगे, वो कुछ उत्पादन करेंगे, वही बिक्री होगी। तो उस तरीके से धन आना चाहिए। फिर जो हम लोगों ने सिस्टम जनता राज पार्टी ने दिया है कि 20 और 1 के अनुपात में धन ट्रांसफ़र होगा, तो हमारा ये मानना है कि चाहे पूंजीपति कितना भी कमा ले या अन्य कोई भी कितना भी कमा ले, उसका अगर वितरण होता रहेगा सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। समाज में सबके पास धन रहेगा। धन से मतलब है, धन रहेंगे तो ठीक है, उससे काम होंगे, खरीदने योग्य चीज़ें खरीदी जाएंगी, बेचने योग्य चीज़ें बिकेंगी और सबका जीवन यापन चलेगा। तो ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर जो है मार्क्स ने ये सब ब्लंडर किया हुआ है। ये नहीं समझे कि आगे भी ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें कि ये पूंजीपति भी और मजदूर भी, जिसको कह रहे हैं कि प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ क्लास जो है, ये दोनों ही मुक्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कि है कि इस पर जो है पुनर्विचार की ज़रूरत है। यहाँ पर जो उनका लॉजिकल जो फॉल्ट है वह समझने की ज़रूरत है। जो इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे पहले ही से ही योजना ये बना ली जाए कि हमें इसको लड़ाना है, हमें इस तरह से हड़पना है, उसके हिसाब से फिर तर्क गढ़े जाते हैं। उसके हिसाब से ही इकोनॉमिक्स को भी डिफाइन किया जा रहा है, पॉलिटिक्स को भी डिफाइन किया जा रहा है, लेबर को भी डिफाइन किया जा रहा है, पूंजी को डिफाइन किया जा रहा है, हर तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। इस हिसाब से किया गया है, यह न्याय के हिसाब से डिसाइड नहीं किया गया है। तो इसमें इतना ही। ओम।